हमारे वकला आज अदालत में मौजूद थे, मगर अभी तक उनको सुना नहीं गया। ये एक अहम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है। ये एक कौमी इशू पर समाअत हो रही थी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज मौका नहीं दिया गया जो कि दिया जाना चाहिए था। क्योंकि जब इलेक्शन का मामला आता है तो ये एक आईनी और कानूनी मामला होने के साथ साथ एक सियासी मामला भी है, जिसके अंदर सियासी जमातों का इनपुट इंतहाई ज़रूरी है कि सियासी जमातें अपनी राय का इजहार कर सकें और वो इस केस के हवाले से अपनी मारूज़ात ऑनरेबल बेंच के सामने ला सकें। और इस हवाले से तहरीरी दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं, क्योंकि ये पिटिशन एक सियासी जमात की तरफ से आई थी और ये उस सुओ मोटो केस के फ़ैसले के बाद इस सियासी जमात ने, तहरीक इंसाफ ने, ये दरख्वास्त दायर की जिस पर आज समाअत की गई। तो हमारी इस्तदा ये है कि इसमें सियासी जमातों को हिस्सा बनाया जाए और उनको तहम्मुल से, तसल्ली से सुना जाए। अफसोस की बात यह है कि आज जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 4-3 के फ़ैसले की बात की तो उनको नहीं सुना गया और उन्हें सुने बगैर कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया। तो क्या कल जो ऑर्डर मंसूर अली शाह साहब का और मंदोखेल साहब का आया है, क्या उसमें 4-3 का जिक्र नहीं है? और क्या पिछली जो सुओ मोटो नोटिस था, क्या वो 4-3 से डिसमिस नहीं हो चुका? मेजॉरिटी ऑफ जजेस ये कह रहे हैं कि वो 4-3 से डिसमिस हो चुका है। तो फिर आज इस केस की समाअत का क्या मकसद है? और जब पहले से ही हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन से मुतल्लक केस ज़ेरे समाअत, ज़ेरे इल्तवा था, तो फिर क्या उस वक्त सुओ मोटो लिया जा सकता था? अब मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर में जो वन मैन शो का जिक्र है, इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि बेंचेस की तश्कील में जो एक मुनसिफाना किरदार अदा होना चाहिए, और आम तासुर यही है कि बेंचेस की तश्कील में जो कानून के और एक फेयर प्ले के और जस्टिस के और इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट के ही 2 ऑनरेबल जजेस का 4-3 का ऑर्डर है और 4-3 को रीइटरेट कल किया गया है, तो हमारी दानिस्त में तो वो पिटिशन तो उसका फ़ैसला आ चुका जुरिस्डिक्शन के ऊपर और मामला हाई कोर्टों को रेफ़र हो चुका। तो फिर आज एक ऐसे जज साहब जो ऑलरेडी रिक्यूज़ कर चुके थे, जाज़ुल एहसन साहब, वो इस बेंच का हिस्सा क्यों कर बने? और इस बेंच की कॉम्पोजिशन में सीनियर मोस्ट जजेस को क्यों नहीं बिठाया गया? और एक आईनी तशरीह के मामले पर, और आईनी तशरीह से ज़्यादा एक नेशनल इम्पोर्टेंस के मामले पर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाने से कासिर और गुरेज़ा है? क्या चीफ जस्टिस साहब को इदारे की साख को बरकरार रखने के लिए, इदारे की डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए क्या फुल कोर्ट तश्कील नहीं देना चाहिए? क्या जब आइन की तशरीह हो तो क्या आइन की तशरीह हमेशा ऐसे होनी चाहिए जिस तरह 63A की तशरीह की गई थी? ये सारे केसेस कहाँ से जन्म लिए? ये तब जन्म लिए कि जब आइन को री राइट किया गया और पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम की गई। आइन 2 दफ़ा री राइट हुआ है। क्या तब आइन दस्तक नहीं दे रहा था आपके दरवाजे पे? क्या तब आइन आपको नहीं पूछ रहा था कि मेरी मंशा क्या है, आइन के अंदर दर्ज क्या है? और आपने कहा कि पार्टी हेड जो होता है वो डिक्टेटर होता है। मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि पार्टी हेड के पास तमाम तर ताकत, तमाम तर पावर, तमाम तर अथॉरिटी होती है
और वो डिक्टेटर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसलिए चाहे आइन में लिखा हो कि वोट जो पार्लियामान का मेंबर है उसने पार्टी हेड के कहने पे देना है, हम पार्टी हेड को नहीं मानते। हम कहेंगे कि वो पार्लियामानी लीडर के कहने पर वोट डालेगा, और अगर पार्लियामानी लीडर के कहने पर वो वोट नहीं डालेगा और पार्टी के सरबराह जिसको आपने डिक्टेटर कहा उसके कहने पर डालेगा तो उसका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। ये 2 दफ़ा आइन को रीराइट करके, और मुझे इजाज़त दीजिए, तासुर है कि आपने आइन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं 2 मरतबा। पहली मरतबा जब वो वोट गिनती में शुमार ना किए गए, शुरू में बात की कि पार्लियामेंटेरियंस की इज़्ज़त है, पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो मुकद्दम हैं, मोहतरम हैं, मगर जब उनकी वोट की गिनती में शुमार होने की बारी आई तो कहा कि वो वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। आइन दोबारा लिखा गया क्योंकि पंजाब में पीटीआई को हुकूमत देनी थी और दे दी गई, और हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत आइन को रीराइट करके ख़त्म कर दी गई। उसके बाद पार्टी हेड की बारी आई तो आपने कहा वो डिक्टेटर है, उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को कहे कि कहाँ वोट डालने। और आपको याद होगा कि चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि ये 10 वोट काफ लीग के मुस्लिम लीग नून को डलेंगे, मगर क्योंकि आपके नज़दीक पार्टी हेड डिक्टेटर है और पार्लियामानी पार्टी का फैसला उसके ऊपर हावी है, उससे भारा है, तो आपने वो 10 वोट कैंसिल करवा के परवेज़ इलाही साहब को डलवा के शाम से पहले उनकी हल्फ बर्दारी के ऑर्डर इसी बिल्डिंग से पास किए थे। मैं सिर्फ फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ और हकायक बयान कर रहा हूँ। क्या तब आइन दस्तक नहीं दे रहा था? क्या तब इंसाफ दस्तक नहीं दे रहा था? क्या तब पीटीआई की गवर्नमेंट वहाँ पे बनवाना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी? 2 दफ़ा आइन को रीराइट किया गया क्योंकि आपके नज़दीक पार्टी हेड अगर डिक्टेटर है तो फिर माफ़ कीजिएगा, पार्लियामेंट में ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या आपको भी जब बेंचेस की तश्कील का मामला आता है तो अपने रुफ़का से, अपने ब्रदर जजेस से, अपने इर्द गिर्द बैठे साथियों से मुशावरत नहीं करनी चाहिए? क्या ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला होगा और वही काबिल अमल होगा और वही नाफिजुल अमल होगा और उसी पर अमल किया जाएगा? क्या इस इदारे में सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? सीनियरिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि सीनियर ज़रूर हैं मगर ही इज़ वन अमंगस्ट इक्वल्स, यानी आप बराबरी की सतह पे बैठे हैं, मगर सीनियरिटी की वजह से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो क्या ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल ये हक देता है कि बेंचेस को वन साइडेड बना दिया जाए? क्या ये हक देता है कि इसमें मशावरत ना हो और आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठें कि ये 4-3 का फैसला है और उसको किसी खातिर में ना लाया जाए? हम तो पहले दिन से ये अर्ज कर रहे थे कि ये 3-2 का फैसला नहीं है, ये 4-3 का फैसला है, और हम आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। तो जहाँ पार्टी हेड डिक्टेटर है, हालांकि उसको पूरा पार्लियामान मुंतखब करता है, वो वोटों के बहुत दफ़ा वोटों की मरहून मिन्नत होता है, मोर ऑफन देन नॉट पार्लियामानी लीडर ही पार्टी हेड होता है। अब पार्टी हेड को तो आपने उस राइट से स्टिप ऑफ कर दिया, तो क्या आपको अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करना चाहिए? क्या आपको बेंचेस की तश्कील में अपनी मुशावरत नहीं करनी चाहिए कि ऐसे तनाज़ात जन्म ना लें और ऐसे तनाज़ात पैदा ना हो कि जहाँ पे पूरी कौम ये डिबेट कर रही हो कि ये 4-3 है कि ये 3-2 है, और जबकि 4-3 वाज़े हो चुका, रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये 4-3 है, तो फिर इस केस को सुनने का क्या मंतक है? और अगर 63A की इंटरप्रिटेशन पे चले जाएं और तशरीह पे चले जाएं, जब सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से जुडिशल वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने इक़्तिदार संभाला था, तो क्या 63A की तशरीह जो की गई, अगर वो ठीक की जाती, आइन की मंशा रूह के मुताबिक की जाती, तो क्या आज ये नौबत आती? आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के दरमियान फंसे होते? क्या आज इन मुकदमात की समाअत हो रही होती? जवाब है नहीं। मगर आइन की सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन की जाती है, आइन को अपनी मर्जी से उसकी तशरीह की जाती है। बेंचेस की तश्कील के हवाले से अब मामला सुप्रीम कोर्ट से उठा है, किसी सियासी जमात ने नहीं उठाया। आइन की गलत तशरीह का मामला भी यहीं से उठा है। एक सियासी जमात को फ़ायदा उसमें पहुंचा है, एक सियासी जमात की हुकूमत कायम हुई थी। अब उसी सियासी जमात के सरबराह ने एक ज़िद करते हुए अपनी हुकूमत जो है उसका ख़ात्मा किया पंजाब में।
और कहा जा रहा है कि क्या 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए आपके पास नहीं हैं? 20 अरब इलेक्शन के लिए हैं, मगर एक शख्स की जिद की वजह से वो 20 अरब 2 दफ़ा खर्च करने के लिए नहीं हैं। अगर इलेक्शन 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हो तो वो 20 अरब मल्टीप्लाई होगा, वो 20 से 40 बनेगा, 40 से 60 अरब बनेगा, क्योंकि जिस अमले की ड्यूटी लगनी है उसका TADA जाना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होना है, सिक्योरिटी का खर्चा होना है, लॉजिस्टिक्स का खर्चा होना है, खाने पीने का खर्चा होना है, तो वो खर्चा एक दफ़ा होगा। सिर्फ एक शख्स की जिद, जिसकी वजह से 63A की इंटरप्रिटेशन उसकी फेवर में की गई, और फेवर में करने के साथ साथ उसको उसकी हुकूमत पंजाब में बन गई, उस वजह से हमारी हुकूमत का खात्मा हो गया। अब उसने जिद में असेंबली तोड़ी है। IMF के पास वो गया था, हम तो नहीं गए थे, तो अब क्या वजह है कि IMF के पास वो जाए, IMF से शराइत वो तय करे, और आप कहें कि पैसे आपके पास हैं, तो पैसे एक दफ़ा देने के लिए तो हैं, पैसे बार बार शाह खर्चियाँ करने के लिए नहीं हैं। 2 elections are a luxury Pakistan cannot afford। हम ये इलेक्शन 2 मरतबा करना अफोर्ड ही नहीं करते, मगर एक शख्स की जिद है, तो इसलिए या तो इस बात को तस्लीम किया जाए कि ये 4-3 का फैसला था, जैसे कि ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के फरमा रहे हैं, और इस बात को भी तस्लीम किया जाए कि फुल कोर्ट इस नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू पे, इस आईनी तशरीह के मामले पे फुल कोर्ट बनना चाहिए, और एक जज साहब जिन्होंने रिक्यूज़ किया था उनको रिक्यूज़ ही रहना चाहिए, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड मैटर है। ये कह देना आसान है कि ये उससे मैटर रिलेटेड नहीं है, मगर ये उससे रिलेटेड मैटर है। और देखिए, ये हम नहीं कहते, अभी हाल ही में इंटरव्यू आया जिसमें बच्चों की और बेगमात की बात की गई, तो मुझे बताएं ना, कौन जज साहब होते हैं कि जिनकी फैमिलीज गैलरीज में आके बैठ के तालियां बजाती हैं फैसलों के ऊपर? बच्चे एक दूसरे को फोने करके कहते हैं कि इमरान खान का क्या होगा, आज भी हो रहा है। तो देखें, मामलात को उस नहज पे ना ले जाया जाए कि ये मामलात ना सुलझ सकें। और ये बच्चों वाली बात जब इंटरव्यू में आई है, तो हमारी मुस्तनद ज़राए हमें बताते हैं कि आज भी बच्चों के फ़ोनों पे एक दूसरे से ये राब्ता होता है कि जी इमरान खान का क्या बनेगा। तो इस कोर्ट को फुल कोर्ट बनाने से सुप्रीम कोर्ट की साख बहाल होगी, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी बहाल होगी, और जो 63A वाली गलती हुई, आइन की गलत तशरीह करके जो परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट बनी, वो दाग धुलेगा। तो इसलिए आइन की जो मंशा है, कानून के तकाजे, उन्हें पूरा किया जाए। और फवाद चौधरी साहब अभी कह रहे थे मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से, मरीम नवाज शरीफ का जिक्र इसलिए करते हैं कि उन्होंने इनको कहीं का नहीं छोड़ा, वो खुल के बात करती हैं, डट के बात करती हैं, और इमरान खान की जो साजिश थी उसको बेनकाब मरीम नवाज ने किया, तो फवाद चौधरी को दुख तो होगा, तकलीफ़ तो होगी। मेरे बुज़ुर्ग भी उसको बड़े याद आ रहे थे, आएंगे बिल्कुल, क्योंकि वो आइन की प्रोटेक्शन में खड़े हुए। तो इसलिए मरियम फोबिया जिसका ये शिकार है फवाद चौधरी, इसका इलाज नहीं है, और ना ही उसका इलाज है कि हर वक्त वो झूठ बोलता है, मगर आइन के तकाजे पूरे करने के लिए कानून की जो मंशा है, आइन की जो मंशा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और ये बात तस्लीम की जाए कि पिछला फैसला 4-3 का था। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 4-3 की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठी है, एक रिटन ऑर्डर इशू किया गया है। और मैं, देखिए मुझे मुकम्मल करने दें, देखें, किसी की हुकूमत ख़त्म करना 63A की गलत तशरीह करके और पार्टी हेड को डिक्टेटर डिक्लेयर करना और ख़ुद बेंचेस की तश्कील फ़र्द वाहिद के हाथ में हो, ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसलिए फुल कोर्ट भी बनना चाहिए। 4-3 की पॉलिटिकल पार्टीज भी कल बात करेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज को यह हक दिया जाए कि वो पार्लियामान में मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी, JUF, PMLN, वो यहाँ पे भी अपनी बात खुलकर करें। क्या अमर माने हैं? तो आइन तब दस्तक नहीं दे रहा था जब ये सारे मामला चल रहे थे, आपकी नाक के नीचे चल रहे थे। वन मैन शो की बात भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हुई है, हमने तो नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है कि वन मैन शो है और मुशावरत होनी चाहिए, तो मुशावरत हो,
फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, 4-3 को माना जाए और इजाजुल हसन साहब को रिक्यूज करना चाहिए। तारिक साहब ये बताइए कि कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस को चार्जशीट कर दिया, बिल्कुल नहीं किया। आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस एज अ डिक्टेटर अपना रोल अदा कर रहे हैं? तो आहिस्ता, आप आमने सामने खड़े हैं, थोड़ी आवाज़ आहिस्ता, धीमी आवाज़ रखें ना, आमने सामने खड़े हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, चलें बताएं। अच्छा, आपने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चीफ जस्टिस को चार्जशीट किया है, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो अभी एज अ डिक्टेटर रोल अदा? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। आपने कहा, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी का हेड, और इस कोर्ट में कहा कि वो डिक्टेटर के तौर पे बन जाएगा अगर 63 की ये तशरीह ना की गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो असूल पार्टी हेड पे लागू किए गए हैं, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो असूल सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होने चाहिए। बेंचेस की तश्कील के ऊपर बहुत सारे लोगों के और लीगल फटर्निटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। तारिक साहब ये बताइए कि हुकूमत की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं या अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं पैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ पैसे नहीं हैं। पैसे इसलिए नहीं हैं कि फाइनेंशियल ईयर में प्रोविज़न जिन पैसों की रखी गई थी वो इस फाइनेंशियल ईयर की नहीं रखी गई थी। आपके इल्म में फाइनेंशियल ईयर 30 जून को ख़त्म होता है, 30 जून के बाद प्रोविज़न आएगी पैसों की, मगर एक शख्स की जिद और अना की वजह से 2 दफ़ा इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। खर्चा वही है, बैलेट पेपर छपना है, बैलेट बॉक्स कैरी होने हैं, लॉजिस्टिक्स हैं। बात सिंपल है, इमरान खान की जिद है जिसको पूरा करने के लिए इलेक्शन 2 दफ़ा करवाए जा रहे हैं। हम 40 अरब क्यों खर्चें जब 20 अरब में ये दोनों काम हो सकते हैं? हसन अयूब साहब, इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका है ईमानदार जजेस, आप और बाकी जो पार्टी के जो लीडरान हैं वो ईमानदार जजेस के ना जिक्र ज़्यादा करते हैं ना। नहीं, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। हाँ, वैसे मेजॉरिटी जो आपकी जो कायदीन है वो ईमानदार जजेस का ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं। ये कौन से ईमानदार जजेस हैं? कुछ ज़्यादा इमरानदार जजेस वो जजेस हैं जिनके बारे में कहा गया था कि ट्रक बार खड़ा है और बेदर्दी से इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि आके मेरे से जो लेना है वो ले लो। तो वो ईमानदारी आपको पता है जो है। और ईमानदार जजेस का आपको पता है कि हर सहूलतकार जज ईमानदार है। मैं इतना ही कहूँगा। लास्ट क्या 8 अक्टूबर को कौमी असेंबली के भी इलेक्शन हो जाएंगे? जी दुरुस्त। और अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर निगरान हुकूमतें अब कब तश्कील दे रहे हैं? देखें बात यह है कि इसको मुकम्मल करना चाहिए, इस असेंबली को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए और उसके बाद निगरान हुकूमत कब आएगी? देखिए निगरान हुकूमत जैसे ही मुद्दत मुकम्मल होगी निगरान हुकूमत आ जाएगी। पूरे मुल्क में इलेक्शंस का इनेकाद एक दफ़ा हो, क्योंकि आर्टिकल 224 जो है वो कहता है कि केयर टेकर का सेटअप होता है। इलेक्शन हर हाल में होंगे, बिल्कुल होंगे। एक मिनट एक सिर्फ जवाब दीजिएगा। आपने पहले भी अपील की थी कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए जी। ये इख्तियार आपने कहा कि चीफ जस्टिस का है जी। तो क्या आपको इंतजार नहीं करना चाहिए चीफ जस्टिस की तरफ से किसी भी इस बारे में हतमी फैसले का? देखिए हम तो कोर्ट के सामने सदा कर सकते हैं, कल रिटर्न एप्लीकेशन भी फाइल कर देंगे फुल कोर्ट के हवाले से, तो ठीक है, फिर उस पर या हाँ कर दें या ना कर दें, मामला क्लियर हो जाएगा। इस्लाम शामिल है। हमारे वकला आज अदालत में मौजूद थे मगर अभी तक उनको सुना नहीं गया। ये एक अहम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है, ये एक कौमी इशू पर समाअत हो रही थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज मौका नहीं दिया गया जो कि दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जब इलेक्शन का मामला आता है तो ये एक आईनी और कानूनी मामला होने के साथ साथ एक सियासी मामला भी है
जिसके अंदर सियासी जमातों का इनपुट इंतहाई ज़रूरी है कि सियासी जमातें अपनी राय का इजहार कर सकें और वो इस केस के हवाले से अपनी मारूज़ात ऑनरेबल बेंच के सामने ला सकें और इस हवाले से तहरीरी दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं, क्योंकि ये पिटिशन एक सियासी जमात की तरफ से आई थी और ये उस सुओ मोटो केस के फैसले के बाद इस सियासी जमात ने, तहरीक इंसाफ ने, ये दरख्वास्त दायर की जिस पर आज समाअत की गई। तो हमारी इस्तदा ये है कि इसमें सियासी जमातों को हिस्सा बनाया जाए और उनको तहम्मुल से, तसल्ली से सुना जाए। अफसोस की बात यह है कि आज जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 4-3 के फैसले की बात की तो उनको नहीं सुना गया और उन्हें सुने बगैर कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया। तो क्या कल जो ऑर्डर मंसूर अली शाह साहब का और मंदोखेल साहब का आया है, क्या उसमें 4-3 का जिक्र नहीं है? और क्या पिछली जो सुओ मोटो नोटिस था, क्या वो 4-3 से डिसमिस नहीं हो चुका? मेजॉरिटी ऑफ जजेस ये कह रहे हैं कि वो 4-3 से डिसमिस हो चुका है। तो फिर आज